हेलो, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, राम राम। पढ़ रहे हैं भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा को पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ा, लिपि पढ़ा। अब हमें देखना है भाषा की जो इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी है। भाषा की 5 इकाइयाँ होती है। 5 इकाई कौन कौन सी होती है? सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। 5 इकाई होती है: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ध्वनि ध्वनि जो मुख से स्वतंत्र उच्चारित होती है। कुछ भी मुख से उच्चारित जो भी ध्वनि है, वर्ण, शब्द, पद, जो वो उच्चारण के रूप में क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। उसके बाद आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है। भाषा की सबसे लघुतम इकाई। सबसे लघुतम इकाई क्यों होती है? क्योंकि वर्ण, जैसे ये शब्द है राम, ये शब्द वर्णों का समूह। इसमें देखो रे प्लस आ प्लस मैं और प्लस ए। क्योंकि वर्ण आधा होता है, हलंत लगा रहता है वर्ण के नीचे। इसमें आ की ध्वनि जुड़ने पर रा बना। मैं आधा है, इसमें ए की ध्वनि जुड़ने पर मैं बना। तो ये जो है वो क्या है? वर्ण है। और ये सबसे लघुतम इकाई है। इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जाता। इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसको क्या नहीं किया जा सकता? विभाजित नहीं कर सकते हम, इसलिए वर्ण लघुतम इकाई होती है। वर्ण सबसे लघुतम इकाई होती है। शब्द, इसके बाद आता है शब्द। शब्द क्या होता है? वर्ण होते हैं, वर्णों का जो सार्थक समूह है शब्द कहलाता है। जैसे ये वर्ण है, ये वर्ण है, और वर्ण मिलकर किसका निर्माण कर दिया? शब्द का कर दिया। और शब्द भी भाषा की इकाई होती है, लेकिन लघुतम न होकर के वर्ण, वो जो शब्द है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। स्वतंत्र इकाई है। शब्द भाषा की क्या है? स्वतंत्र इकाई है। अब बात करते हैं आगे पद की। पद क्या है? पद, अब देखो ये शब्द है, जैसे राम। तीनों शब्द बताता हूँ मैं आपको, 2-3 शब्द बताता हूँ। जैसे राम, पढ़ना, पुस्तक, ये तीनों यहाँ पर क्या है? शब्द हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग है। राम शब्द है, पढ़ना शब्द है, पुस्तक शब्द है। अब इनको व्याकरण के नियमों के अनुसार जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार कैसे करेंगे? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ क्या हुआ? ये वाक्य में प्रयुक्त हो गई। वाक्य में प्रयुक्त किस प्रकार में? व्याकरण के हिसाब से। व्याकरण के हिसाब से हुई। व्याकरण के नियम कौन कौन से लगे हमें? देखो राम है, इसमें राम एक तो संज्ञा शब्द है। दूसरी बात, ये क्रिया है, क्रिया का कर्ता भी है। क्रिया करने वाला कौन है? राम है, इसलिए ये क्रिया का कर्ता भी है। पुस्तक है, ये संज्ञा शब्द है, लेकिन क्रिया का क्या है? कर्म भी है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है। और ये पढ़ना शब्द था, ये यहाँ पे क्रिया है, और क्रिया भी कौन सी है? वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? वर्तमान कालिक क्रिया। इसलिए शब्दों का जब व्याकरण के नियमों के अनुसार हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। पद आ गई। अब बात आई वाक्य की। वाक्य क्या होता है? ये वाक्य बना था, वाक्य बना था। वाक्य किससे बना था?
राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब सभी शब्द हैं और इन सभी शब्दों का क्या है, सार्थक अर्थ है। राम का अर्थ है, पुस्तक का अर्थ है, पढ़ता है, ये भी अर्थ है। तो क्या कह सकते हैं हम, लिख सकते हैं कि सार्थक शब्दों का समूह है, वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब बात करते हैं वाक्य होता क्या है। अब देखो वाक्य क्या होता है, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य जैसे ये वाक्य, इसमें उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, इस वाक्य में यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात की जाए उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए वो विधेय कहलाता है। उद्देश्य के बारे में क्या बात हो रही है या राम के बारे में क्या बात हो रही है, पुस्तक पढ़ता है, तो ये जो पुस्तक पढ़ता है वाक्यांश है वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। वाक्य को 3 आधारों पर विभाजित किया गया है। 3 आधार कौन कौन से हैं, एक तो है क्रिया के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, और तीसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से होते हैं, एक तो कर्तावाचक होता है, कर्मवाचक होता है, और तीसरा भाववाचक होता है। कर्तावाचक, कर्मवाचक, भाववाचक। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, और ऐसा वाक्य जिसमें किसी प्रकार के भाव का बोध हो रहा हो, वो भाववाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। पहला है विधानार्थक, दूसरा है प्रश्नार्थक, तीसरा है विस्मयार्थक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक है। विधानार्थक, प्रश्नार्थक, विस्मयार्थक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक, निषेधार्थक, स्वीकृति अर्थक, और एक है ये इच्छार्थक। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे आपको पता है लगभग छोटी क्लासों से लेकर चलता आ रहा है। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। अब सरल वाक्य कौन सा होता है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। मिश्र वाक्य जिस 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं, लेकिन उसमें से दोनों वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय जैसे किंतु, परंतु, अथवा, और, या, तथा, एवं, ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। उन समुच्चय बोधक अवयवों से दोनों वाक्य क्या रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। और तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक वाक्य प्रधान होता है और उस वाक्य पर और बाकी जो अन्य वाक्य हैं वो आश्रित रहते हैं, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य में 3 जो उपभेद होते हैं, 3 उपभेद कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रधान वाक्य, स्वतंत्र वाक्य और आश्रित वाक्य। प्रधान वाक्य मतलब जो प्रधान होता है जिस पर और वाक्य आश्रित रहते हैं, और जो आश्रित वाक्य वह वाक्य जो अन्य वाक्य पर आश्रित है, और स्वतंत्र वाक्य वह वाक्य जो किसी भी वाक्य उपवाक्यों पर आश्रित नहीं है। तो दोस्तों ये जो भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय था यह आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे शुरू करेंगे हम 12th क्लास का जो दूसरा टॉपिक है व्याकरण का, उसको। चलो मिलते हैं, सभी को धन्यवाद। और ये जो YouTube चैनल है इसको
कृपया लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, क्योंकि बाकी जो मैं वीडियो जैसे ही डालूँ आपको तुरंत पता चले, नोटिफिकेशन आ जाए उसका। परीक्षा नज़दीक है और देख लो तो कुछ व्याकरण के नंबर जो हैं वो आपके खाते में जुड़ते रहें। धन्यवाद सभी को। राम राम।